कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राओं, आचार्य देवेंद्र पांडे का सुप्रभात। आज आपके समक्ष संचयन भाग 2 के अंतर्गत टोपी शुक्ला का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व टोपी शुक्ला के लेखक के संबंध में कुछ जानकारियाँ। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। अब पाठ का सार इस प्रकार है। राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला का यह एक अंश है। कथा का नायक है टोपी शुक्ला। टोपी के पिताजी एक जाने माने डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है। घर में किसी चीज़ का अभाव न था। टोपी का दोस्त था इफ़न। टोपी इफ़न को सदा इफ़न कहा करता था। वैसे टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी एक दूसरे के अधूरे थे। इफ़न के घर चलना जरूरी है। वैसे तो इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, पर उतनी जानना जरूरी है जितनी वह टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। इफ़न इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हुई है, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमें कोई चुनाव थोड़े ही लड़ना है। इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक बलभद्र नारायण शुक्ला, इन्हें टोपी कहा गया है, और दूसरे सैयद जरगाम मुर्तुजा, इन्हें इफ़न कहा गया है। इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु वे जब मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती थी। वे बड़ी नमाजी बीवी थी, पर जब उनके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वे चारपाई के पास एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे माता, मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। वे पूरब की रहने वाली थी और 9-10 वर्ष की आयु में ब्याह कर लखनऊ आई। जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। पूर्वी का मतलब कि अवधि ब्रज शब्द होते हैं, इन बोलियों के शब्द होते हैं। इफ़न को छठी और मुसलमानी पर उन्होंने जी खोलकर जश्न मनाया। छठी एक हिंदू परंपरा के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता 6 दिन का होता है तो एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाता है, खुशी का इजहार किया जाता है, अपने जानने वालों को बुला करके उसको छठी बोलते हैं। और मुसलमान लोग मुसलमानी भी मनाते हैं, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इफ़न को छठी और मुसलमानी पर उन्होंने जी खोलकर जश्न मनाया। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। वहाँ से दूध घी खाती हुई आई थी, पर लखनऊ में वे दही के लिए तरस गई थी। लखनऊ आते ही उन्हें मौलवीन बन जाना पड़ता था। उनके पति हर वक्त मौलवी ही बने रहते थे। जब वे मरी तो उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं पर थी। तब इफ़न चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। वह रात को तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। उसे दादी की भाषा बड़ी अच्छी लगती थी। जैसे भोजपुरी में
ये बात बताने जा रहा हूँ जो उपन्यास में भी लिखा गया है। तऊ बादशाह काकी हिसकी तुरंते एक ठो हिरन मार लियावा। इसका मतलब है बादशाह ने तुरंत ही एक हिरन को मार दिया। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, क्योंकि अपनी दादी से उसे नफरत थी। टोपी की माँ भी पूरब की रहने वाली थी और इसकी दादी खड़ी बोली बोलती थी, अपनी दादी से नफरत करता था। सब मिलाकर कहा जाए तो टोपी को अपनी दादी से पटती नहीं थी। जाने वह कौन सी भाषा बोलती थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था, क्योंकि उनकी बोली अच्छी लगती थी। इरफान की दादी जो बोली बोलती थी वही टोपी की माँ भी बोली बोलती थी, इसलिए इरफान की दादी टोपी को अच्छी लगती थी। एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। खाना मेज कुर्सी पर होता था। एक दिन बैंगन का भुर्ता बना। टोपी को यह बहुत अच्छा लगा। वह बोला, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी शब्द सुनकर सबके हाथ रुक गए, जितने लोग टेबल को बैठकर। सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी टोपी की दादी थी। तुमने यह अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? टोपी ने उत्तर दिया, यह हम इरफान से सीखा है। राम दुलारी टोपी की माँ थी। खाना परोस रही थी। बोली भोजपुरी में, तय कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लिहले बाकारे। क्या टोपी आपने किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर लिए हो? इस पर सुभद्रा देवी चिढ़ गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो। अब लड़ाई का मोर्चा बदल गया। जब डॉक्टर भृगुनारायण नील तेल वाले को यह बात पता चली तो वे अपना गुस्सा पी गए और दूसरे ही दिन कलेक्टर साहब से कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए, क्योंकि टोपी ने उनके लड़के से दोस्ती गांठ ली थी। सुभद्रा देवी तो खाने की मेज से उठ गई, पर राम दुलारी टोपी को बहुत मारा, पर टोपी ने इरफान के घर जाने से रुकने के लिए हाँ नहीं भरी। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। टोपी शुक्ला का बड़ा भाई सबसे छोटा भैरव। टोपी शुक्ला बीच का था। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफी यानी भूगोल का घंटा छोड़कर खिसक गए। घंटा का मतलब होता है पीरियड। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी का कहना था कि हम अपनी दादी आपस में बदल लें, पर यह बात इरफान को संभव नहीं लगती थी। तभी नौकर ने आकर सूचना दी कि इरफान की दादी मर गई। शाम को जब टोपी इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा पसरा पड़ा था। एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। टोपी ने इरफान से कहा, यदि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। टोपी अपनी दादी से नफरत करता था। इरफान की दादी से मोहब्बत प्यार करता था, क्योंकि इरफान की दादी भी टोपी से प्यार करती थी। टोपी ने 10 अक्टूबर 1945 को कसम खाई कि वह ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके बाप की बदली होती रहती है, यानी ट्रांसफ़र होता रहता है। इसी तारीख को इरफान के पिता का ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया था। अब टोपी अकेला रह गया था। नए आए दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरनाम सिंह के 3 लड़कों में से उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था।
डब्बू बहुत छोटा था, जिससे दोस्ती नहीं कर सकता था। नीलू बहुत बड़ा था, उससे भी दोस्त नहीं कर सकता था। गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, अतः वह बंगले में चला गया। वे तीनों, हरनाम सिंह के जो तीनों बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी की कहासुनी हो गई, क्योंकि नीलू गलत बोल रहा था। डब्बू ने अल्सेशियन को सुस्कार दिया, यानी कुत्ते को काटने के लिए प्रोत्साहित किया कि जाकर टोपी को काट ले। कुत्ते ने टोपी को काट लिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां फूंकी गई तो टोपी के होश ठिकाने आ गए। फिर कभी उसने कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। घर की बूढ़ी नौकरानी सीता उसका दर्द समझती थी। एक बार की बात है, जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था। भैरों के लिए भी नया कोट बना था। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, पर था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, लेकिन खुद नहीं पहना। वह खुश हो गई। टोपी को जाड़ा खाने के लिए कहा गया, क्योंकि दादी ने कहा कि नहीं पहना, अपनी नौकरानी को दे दिया तो इसको कोई कपड़े नहीं दिए जाएंगे। वह दादी से भी अकड़ गया, तो दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वह 10वें दर्जे में पहुंच गया था। वह 2 साल तो फेल हो चुका था। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम न था। अपने भरे पूरे घर की तरह वह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसी किताब को पढ़ते टोपी को शर्म आती थी। अब्दुल वहीद ने उसको ऐसा तीर मारा कि टोपी बिलबिला उठा। अब टोपी ने पास होने की कसम खाई। इसी बीच चुनाव आ गया। डॉक्टर भिगुनारायण चुनाव में खड़े हो गए, पर उनकी जमानत जब्त हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। ऐसे वातावरण में टोपी का पास हो जाना ही काफ़ी था। यही है टोपी शुक्ला उपन्यास के अंश का सार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से बहुत नाराज़ हूँ। नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे ना? तो रात भर जग कर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और 54.8% लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मेरी यह शिकायत समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।